निकोलस पुसिन के शेष वाक्यों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मारा के जल को मीठा करते हुए मूसा की तरह का ही एक और चित्र 1630 में निकोलस पुसिन ने बनाया था, मार्स और वीनस। रोमन पौराणिक कथा माइथोलॉजी के अनुसार जो मार्स, जिसे हिंदी में मंगल कहा जाता है, वो रोमनों का आदि देवता है और वीनस उसकी प्रेमिका है। और रोमन लोग इन्हें अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं। ये मानते हैं वो लोग कि इनकी ही संतानें रोमवासी हैं, मंगल और वीनस की संतानें रोमवासी हैं। इसी तरह का एक और चित्र 1630 से 31 के मध्य निकोलस पुसिन ने बनाया, जर्मेनिकस की मृत्यु, डेथ ऑफ जर्मेनिकस। रोम में फ्रांसेस्को बारबेरिनी नाम का सम्राट था। जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के जागीरदार या ड्यूक होते हैं, उसी तरह से कार्डिनल का भी पद है, जो ड्यूक या जागीरदार या सामंत की तरह से अपने एक क्षेत्र के राजा की तरह से होते हैं। उन्होंने भी निकोलस पुसिन से चित्रण कार्य करवाया था। 1628 में रोम के सेंट पीटर्स गिरजाघर की वेदी हेतु चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। ये सेंट पीटर्स गिरजाघर वही है जिसमें माइकलैंजेलो की पिएटा नामक मूर्ति शिल्प है। तो यहाँ निकोलस पुसिन ने भी काम किया है, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो सका था। आगे उसने बहुत सारे माइथोलॉजी से संबंधित चित्र बनाए, जिसमें वीनस एंड एडोनिस, ट्रम्फ ऑफ बैकस, बैकस यूनानियों का और रोमनों का शराब का देवता है, जिसमें शराब का देवता किसी युद्ध की विजय के बाद वो उत्सव मना रहे हैं विजय का, उस घटना का चित्रण है। और ये सारे चित्र जो इस चैप्टर में हैं वो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, वो चित्र आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ही एक रोमन माइथोलॉजी से संबंधित चित्र, रेप ऑफ द सेबाइंस, सेबाइन स्त्री का शीलभंग चित्र है। ये भी माइथोलॉजी से संबंधित है। और आगे सेवन सैक्रामेंट्स भी ईसाई विषय वस्तु पर आधारित है। ईसाई विषय वस्तु पर आधारित धार्मिक चित्र ईसा की सूली है, जो बहुत से चित्रकारों ने इस विषय वस्तु पर चित्रण किया है, जिसमें महात्मा ईसा को सूली पर लटके हुए दिखाया गया है। ईसाई चित्रण में ये प्रमुख विषय वस्तु है। ओल्ड टेस्टामेंट की एक कथा के अनुसार महाप्रलय होती है, उस कथा का चित्रण भी निकोलस पुसिन ने किया है।
एक्लीज among the daughters of लाइकोमिडीज। ये यूनानी माइथोलॉजी पर आधारित चित्र है जिसमें लाइकोमिडीज साइरस द्वीप का राजा होता है। वहाँ ट्रॉय के युद्ध से भागकर एक्लीज नाम का जो योद्धा होता है वो यहाँ लाइकोमिडीज राजा के साथ भेष बदल करके उस लाइकोमिडीज की पुत्रियों के साथ स्त्री के वस्त्रों में छिप करके रहता है। लेकिन जो ओडिसियस नाम का एक अन्य यूनानी वीर है वो इसे ढूंढ लेता है और इसे अपने साथ ट्रॉय के युद्ध में ले जाता है। बाद के पीरियड में निकोलस पुशिन दृश्य चित्रण की ओर मुड़ा। उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है वो दृश्य चित्रण में होने लगी और बैकग्राउंड में वो दृश्य चित्रण को ज़्यादा स्थान देने लगा और आकृतियों को छोटा बनाने लगा। दृश्य चित्रण जो निकोलस पुशिन करता था वो आज के दृश्य चित्रण की तरह से नहीं था कि एक स्पॉट पर दृश्य चित्रकार लैंडस्केप बनाने वाला चित्रकार है, वो जाता है और जैसा सामने दिखाई देता है वैसा चित्रित करने लगता है। उस तरह का चित्रण नहीं था। उस समय शास्त्रीय ढंग से दृश्य चित्रण करने के नियम कुछ स्थिर कर दिए गए थे, जिसके अनुसार चित्र के धरातल के बाएं साइड में एक बड़े साइज का ऊंचा पेड़ दिखाना होता था और दूसरी साइड राइट हैंड की तरफ छोटे आकार का एक पेड़ या पेड़ों का समूह दिखाया जाता था और अग्रभूमि में कोई जलधारा या छोटी नदी दिखाई जाती थी और उन जो राइट हैंड साइड के पेड़ों के समूह हैं उसके पीछे कोई टीला या और टीले के ऊपर कोई रोमन किला या बड़ी इमारत जो पुरानी खंडहरों से मिलती थी वो चित्रित की जाती थी। तो इस तरह के निर्धारित हो चुके थे दृश्य चित्रण के नियम। इन्हीं नियमों के आधार पर दृश्य चित्रण करना होता था। दृश्य चित्रण के साथ साथ उसके साथ कोई न कोई यूनानी रोमन माइथोलॉजी से संबंधित कथा भी जोड़ी जाती थी और उसमें उस कथा से संबंधित आकृतियाँ अंकित की जाती थी। लेकिन वो आकृतियाँ बहुत छोटे आकार की होती थी ताकि पूरे दृश्य में आकृतियाँ महत्वपूर्ण न हो करके दृश्य ही महत्वपूर्ण हो, लैंडस्केप को अधिक स्थान दिया जाता था। इसी तरह की लैंडस्केप में आर्केडियन चरवाहे, सोती हुई वीनस, फोशियो की समाधि और सूर्य को खोजता हुआ ओरियन जो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो ब्लाइंड होता है। और इसी परंपरा के अंतर्गत दृश्य चित्रण में ऋतुओं का चित्रण, सीजन्स का चित्रण निकोलस पुशिन ने किया, जिसमें उसने हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि का चित्रण के दृश्य बनाए हैं। उसके और चित्रों में जो
महत्वपूर्ण हैं उनमें सीढ़ियाँ उतरते हुए पवित्र परिवार से यहाँ तात्पर्य ये है कि वो महात्मा ईसा का परिवार है, जिसमें महात्मा ईसा हैं, उनकी मदर मेरी हैं और उनके पिता हैं। उन्हें होली फैमिली के रूप में माना जाता है। ये होली फैमिली नाम से बहुत से चित्रकारों ने और मूर्तिकारों ने अपनी कलाकृतियाँ बनाई हैं। निकोलस पुसिन शास्त्रीय ढंग से चित्रण कार्य करने में सिद्धहस्त कलाकार हो गया था। बारोक शैली से उसे जोड़ा जाता है और बारोक शैली का फ्रेंच जो एडिशन है उससे संबंधित किया जाता है। यद्यपि उसने ज़्यादातर कार्य फ्रांस के बजाय रोम में किया था, लेकिन जब फ्रांस के बारोक चित्रकारों की बात आती है तो निकोलस पुसिन का नाम उसमें सबसे ऊपर लिया जाता है। भले ही वो रोम में चला गया था, क्योंकि उसकी बराबरी का कोई चित्रकार फ्रांस में बारोक पीरियड में नहीं हुआ था। उसके साथ क्लोद लोरा का ही नाम आता है, जो उसके स्तर का कलाकार था इसी पीरियड का। उसने एनिबल कैरेसी जो इटली का चित्रकार था उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया था। एनिबल कैरेसी ने, मैंने पहले भी बताया था कि मैनरिज्म शैली के प्रचलन से जो यूरोपीय शास्त्रीय कला थी उसके स्तर में बहुत गिरावट आई थी। उसके कारण मैनरिज्म जो पीरियड है 1520 के आसपास से 1590 तक का, वो गिरावट का काल माना जाता है। और एनिबल कैरेसी ने उस गिरावट को दूर करके यूरोपीय पुनरुत्थान को फिर से शास्त्रीय चित्रकला के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था। उसी परंपरा में निकोलस पुसिन ने भी काम किया। निकोलस पुसिन के दृश्य चित्रों में भी एनिबल कैरेसी का प्रभाव देखने को मिलता है। जो अभी मैंने लैंडस्केप, जो शास्त्रीय लैंडस्केप की बात कही, उसमें जो दर्शाया वो उसमें लैंडस्केप के जो शास्त्रीय नियम विकसित कर दिए गए थे, उन्हीं के आधार पर चित्रण करना पड़ता था। जो चित्रकार भी लैंडस्केप करते थे उन्हें इन्हीं नियमों का पालन करना होता था। लेकिन फिर भी इन सभी चित्रकारों की जो दृश्य चित्रण की कलाकृतियां हैं वो एक जैसी नहीं है। और नियमों का पालन अवश्य इन्होंने सभी ने एक जैसे तरीके से किया है, लेकिन वो एक जैसी कलाकृतियां नहीं हैं। दोनों सभी में विविधता है, अंतर है। निकोलस पुसिन की कलाकृतियां और क्लोद लोरा की कलाकृतियां, एनिबल कैरेसी की कलाकृतियां देखी जाएंगी तो उन सब में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ये निकोलस पुसिन का चैप्टर था, जो मैंने एक एक लाइन को स्पष्ट न करके केवल मुख्य मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट किया है, जिसमें उसकी कला शैली, उसके विषय वस्तु, उसकी कला शैली की विशेषताएं और उसके चित्रों की डिटेल्स मैंने बताई थे। इसके साथ साथ कुछ और चित्र भी जो बनाए हैं निकोलस पुसिन ने, उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें
एडोरेशन ऑफ शेफहर्ड चित्र है, जो महात्मा ईसा के जन्म से संबंधित है। महात्मा ईसा का जन्म हुआ था तो एक अस्तबल में हुआ था। वहाँ सबसे पहले जो आसपास के चरवाहे थे उन्होंने महात्मा ईसा की वंदना और पूजा पाठ, उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित की थी। कई सारे ऐसे चित्र हैं जो जिनकी डिटेल्स नहीं मिल पाती है इंटरनेट पे भी। वीनस एंड मार्स मैंने बता दिया है। मोसेस स्ट्रीमिंग इन द वाटर ऑफ मारा, ये बात हो गया है। ट्रम्प ऑफ वेकस, क्रूसिफिक्शन, बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का अर्थ है बपतिस्मा। महात्मा ईसा को सेंट जॉन यरूशलेम की एक पवित्र नदी में ले जा करके उनको एक नए धर्म की दीक्षा देते हैं, जिसे बाद में ईसाई धर्म के रूप में जाना जाता है। ये सारे चित्र जो डिटेल्स उपलब्ध है नेट पे या किताब में, वो मैंने बता दी है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और बुक से आप पढ़ें, इंटरनेट से भी इसकी डिटेल्स इकट्ठा करें, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी उसको मुझसे फ़ोन पे या ग्रुप में भेज करके, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उससे भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।